स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड में यूनिट 4 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट के फोर्थ लेक्चर में डिबाई-हक्केल थ्योरी, इट्स लिमिटिंग लॉ, ऑन-सागर इक्वेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। डिबाई-हक्केल थ्योरी, हम जानते हैं कि सभी तन्यताओं पर प्रबल विद्युत अपघट्य हम कम्प्लीटली आयनाइज होते हैं, लेकिन क्रिस्टल के रमन स्पेक्ट्रा है, एक्स किरण विश्लेषण है, वाष्प दाब आदि से हमें पता चला है कि ठोस अवस्था में भी ये आयनिक अवस्था में रहते हैं तथा अधिक सांद्रता पर कुछ अनआयनाइज्ड भाग भी रह जाता है। अतः हम पूर्ण आयनाइजेशन के स्थान पर से जो प्रबल विद्युत अपघट्य हैं उनका लगभग पूर्णतः आयनिक अवस्था में कहना ज़्यादा उचित रहेगा। प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए हम जानते हैं कि लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इन्फिनेटिव, जो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा के बराबर होता है, आयनन की मात्रा नहीं होकर चालकता अनुमापन है, यानी उसका कंडक्टेंस है। जब किसी विद्युत संयोजी यौगिक में जल घोले जाते हैं अर्थात डाइल्यूशन किया जाता है, तो यह माना जाता है कि आयन जो पहले से ही ठोस अवस्था में थे विलयन में अब घूमने के लिए वो फ्री हो गए हैं और विद्युत धारा का चालन करने योग्य हो गए हैं। सॉल्यूशन का डाइल्यूशन करने पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में वृद्धि जो होती है आयनों की गतिशीलता के कारण होती है। जब इलेक्ट्रोलाइट का विलयन इन्फिनिट डाइल्यूशन पर होता है तब आयन भी काफ़ी दूर दूर होते हैं और अलग अलग होते हैं तथा ये एक दूसरे पर नगण्य प्रभाव डालते हैं। जब विलयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तब ये आयन पास पास हो जाते हैं और इनके इंटर आयनिक अट्रैक्शन इनमें डेवलप हो जाता है, जिससे जो आयनिक कंडक्टेंस है वो कम होएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी कम होता है। इस प्रकार बढ़ी हुई कंसंट्रेशन के साथ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में कमी इंटर आयनिक फोर्स के फलस्वरूप आयनिक जो कंडक्टेंस में कमी है, ना कि उसका डिसोसिएशन है। डिबाई-हक्केल का यही बेसिक सिद्धांत है। इसके आधार पर वैद्युत क्षेत्र में आयन का औसत जो विस्थापन इलेक्ट्रोड की ओर होता है। डिबाई-हक्केल सिद्धांत के अनुसार प्रयुक्त जो विभव की उपस्थिति में आयनिक चालों या तुल्यांकी या मोलर कंडक्टेंस में परिवर्तन निम्न दो कारणों से होता है। पहला है हमारे पास सिमेट्रिकल और रिलैक्सेशन इफेक्ट। सिमेट्रिकल इफेक्ट वो होता है कि जब हमारा धन आयन चारों तरफ से ऋण आयन से घिरा हुआ है तो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये सिमेट्री में है। ये जो आयनिक स्फीयर बना हुआ है बाहर, यानी विपरीत आवेशित आयनों से ये एक परिमंडल बना हुआ है और ये एक आयन अपने विपरीत आवेशित आयनों से घिरा रहता है। इसे हम आयनिक एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये सिमेट्रिकल फॉर्म में होता है। अब हम जब इसमें विद्युत क्षेत्र लगाएंगे, विद्युत क्षेत्र लगाने से आयन अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगता है, यानी जो हमारे पॉजिटिव आयन है कैथोड की ओर और जो हमारा परिमंडल है जो कि नेगेटिव का है एनोड की ओर जाने लगता है, जिससे जो हमारी सिमेट्री है आयन की वो डिस्टर्ब हो जाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि केंद्रीय आयन पर आयनिक परिमंडल द्वारा प्रयुक्त आकर्षण बल चारों ओर समान नहीं रह पाता है, वरन जिधर आयन गतिशील होता है उधर कम और उसके पीछे अधिक होता है। आयनिक परिमंडल में कुछ
जड़त्व होने के कारण यह पुनः अपनी क्या स्थिति में आने के लिए प्रयास करता है। पुनः अपनी स्थिति में आने के लिए इसे कुछ समय की आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या कहेंगे, रिलैक्सेशन पीरियड। केंद्रीय धनायन के पीछे की ओर ऋण आयनों का आधिक्य होने के कारण धनायन की गति की विपरीत दिशा में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक टैग लगता है, जो उसके पीछे की ओर आकर्षित करता है उसे। आयन के इलेक्ट्रोड की ओर बढ़ने की चाल को कम कर देता है। आयन की चाल पर यह प्रभाव सममिति या शिथिलन इफेक्ट, असममिति या शिथिलन यानी असिमेट्रिक और रिलैक्सेशन इफेक्ट कहलाता है। और ये हमारे पास b = 8.20 10⁵ अपॉन dt की पावर 3/2 द्वारा प्रदर्शित होगा। दूसरा इसके अंदर फैक्टर है वैद्युत कण संचलन यानी इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। केंद्रीय आयन की दिशा के विपरीत दिशा में चलते हुए आयनिक परिमंडल से संयुक्त विलायक के अणु घर्षण द्वारा उत्पन्न करके केंद्रीय आयन की गति को मंद कर देते हैं। जैसे कि जब कोई धनायन कैथोड की ओर जाता है तो उसका जो माध्यम है जल में से उसको होके गुजरना पड़ता है। जो स्वयं यानी माध्यम ऋणायन परिमंडल के साथ विपरीत दिशा की ओर गमन करता है, अतः ये विपरीत धाराएं आयनों की चाल को मंद कर देती हैं और आयन की चालकता को घटा देती हैं। आयन की चाल पर यह प्रभाव वैद्युत कण संचलन प्रभाव कहलाता है। अगला है मीडियम का इफेक्ट। आयनों की, हम जानते हैं आयनों की जो गतिशीलता है, जो मीडियम है, उसकी शांतता पे डिपेंड होगा। जितनी अधिक शांतता होगी उतना ही आयनों की गतिशीलता कम होगी। अब हम देखते हैं ओहम-सागर इक्वेशन। डिबाई अकल ने तीनों प्रभावों के कारण हुए मंदनों यानी रिटार्डेशन के योग के बराबर वैद्युत प्रेरक बल को लगा करके आयन की गति की स्थायी दिशा प्राप्त की। उन्होंने प्रत्येक प्रभाव के परिणाम का परिकलन किया और एक संयोजी यानी एक संयोजी यानी यूनिवैलेंट विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता के लिए एक इक्वेशन दिया, जिसे हम ओहम-सागर इक्वेशन या डिबाई-हकल ओहम-सागर इक्वेशन कहते हैं, जो कि इस प्रकार दर्शाई है। यहाँ पे जो डी है और नीटा है क्रमशः हम जानते हैं विलायक के पैरावैद्युत स्थिरांक यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और नीटा हमारे पास विस्कोसिटी है, सी विलयन की कंसंट्रेशन है, टी टेम्परेचर है। यदि जो हमारे ये जो हमारे ब्रैकेट में फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप है उसको हम ए और बी से लिख दें तो ये इक्वेशन निम्न फॉर्म में हम प्राप्त करेंगे। अगला है हमारे पास डिबाई-हकल ओहम-सागर इक्वेशन का वेरिफिकेशन। इसका वेरिफिकेशन भी इक्वेशन नंबर ये लैम्डा v = लैम्डा इन्फिनेटिव माइनस a + b लैम्डा इन्फिनेटिव √c के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें a और b की वैल्यू दी गई है। अगर हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन के बीच में रूट कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ खींचे तो कम कंसंट्रेशन पर तो हमें क्या है सीधी रेखाएं प्राप्त होती है, और जहाँ तक हो कि लो कंसंट्रेशन पर, बहुत कम कंसंट्रेशन पर जो हमारे इन्फिनिट डायमेंशन पर c का मान 0 के समीप है, लगभग यहाँ पे 0 के समीप है। यदि जिससे कि क्या है कि जो सेकंड स्टेप होता है इस इक्वेशन का, अगर कंसंट्रेशन 0 के आसपास है तो सेकंड स्टेप 0 हो जाने के कारण हमारा जो लैम्डा v है लैम्डा इन्फिनेटिव के बराबर हो जाएगा।
हम देखते हैं आयनिक सामर्थ्य किसे कहते हैं। लुईस और रेंडल ने एक नया शब्द दिया जिसे हम आयनिक सामर्थ्य कहते हैं। विलयन में आयनों की उपस्थिति के कारण उत्पन्न विद्युत तीव्रता यानी इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का माप विलयन की आयनिक सामर्थ्य कहलाती है। इसे म्यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह उन सभी पदों के योग का आधा है जो विलयन में उपस्थित प्रत्येक आयन की सांद्रता तथा संयोजकता के वर्ग के गुणनफल से प्राप्त होता है। इसे इस प्रकार हम शो करते हैं, म्यू इज इक्वल टू हाफ C1Z1 का स्क्वायर प्लस C2Z2 का स्क्वायर, इसी प्रकार से आगे। यदि सांद्रताएं हमारे पास क्या है, मोलरताओं में है, तो हम इसे C1 की जगह M1 लिखेंगे। हाँ, उनके अनुसार समान आयनिक सामर्थ्य के तनु विलयन में विद्युत अपघट्यों का माध्य सक्रियता गुणांक समान रहता है, अतः इसे लुईस रेंडल का नियम कहते हैं। इसके अनुसार हम एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए इस एग्जाम्पल में 0.15 m KCl है। इसके लिए आयनिक सामर्थ्य निकालनी है। C हमारे पास कंसंट्रेशन है, Z जो है हमारे पास उनका आयनिक चार्ज होता है, तो म्यू इज इक्वल टू हाफ। C1 कंसंट्रेशन को हमने लिखा है 0.15, क्योंकि Z प्लस आयन जो है यहाँ पे K प्लस है, तो 1 का स्क्वायर प्लस C2 के लिए फिर से कंसंट्रेशन 0.15 रहेगी, और Cl पे भी आवश्यक होता है -1, तो -1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस रहेगा, इसलिए ये 1 ही आएगा यहाँ पे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.15। तो इस प्रकार से हमें ये प्राप्त हो जाएगा। एक संयोजी विद्युत अपघट्य जैसे HCl है, KCl है आदि के लिए डाइल्यूट विलयन में आयनिक सामर्थ्यों का मान जो होता है उनकी सांद्रताओं के समान ही होता है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल पे अभी प्राप्त किया है। और Z1 अगर किसी दूसरे एग्जाम्पल में माने उनकी संयोजकता +2 या -2 है, तो Z की जगह 2 रखेंगे। इस तरह से हम आयनिक सामर्थ्यों के मान निकाल लेंगे। अब हम देखते हैं डिबाई हकल और सागर इक्वेशन की लिमिटेशन क्या है। इसमें देखिए कि माध्य सक्रियता गुणांक F तनु विलयनों में इकाई नहीं होता। F प्लस माइनस के इकाई से विचलन को डिबाई हकल के द्वारा समझाया जाता है। डिबाई हकल ने माध्य सक्रियता गुणांक व आयनिक सामर्थ्य में यानी एक क्वालिटेटिव रिलेशन दिया, जिसे लिमिटिंग लॉ इक्वेशन कहते हैं। और ये इक्वेशन है हमारे पास log F प्लस माइनस माइनस A Z प्लस Z माइनस रूट अंडर रूट म्यू। ए स्थिरांक है जो विलायक की प्रकृति पर डिपेंड है, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल के लिए ए का मान होता है 0.509। इसलिए इस इक्वेशन का इस प्रकार से लिखेंगे, log F प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस 0.509 Z प्लस Z माइनस रूट अंडर रूट म्यू। हाँ, डिबाई हकल सिद्धांत सीमांत समीकरण के द्वारा निम्न निष्कर्ष निकलते हैं कि log F प्लस माइनस का ऋणात्मक मान दर्शाता है कि F प्लस माइनस का मान 1 से कम है।
किसी विद्युत अपघट्य के लिए Z प्लस Z माइनस स्थिरांक होते हैं, इसलिए F प्लस माइनस का मान केवल आयनिक सामर्थ्य यानी अंडर रूट म्यू पर ही डिपेंड करता है। दो विद्युत अपघट्यों के प्लस Z माइनस के मान समान हो तो आयनिक सामर्थ्य के विलयनों में F प्लस माइनस के मान भी समान होने चाहिए। ये लुईस और रेंडल का नियम है। यदि म्यू का मान समान रखा जाए तो F प्लस माइनस का मान Z प्लस Z माइनस पर निर्भर करेगा, अर्थात F प्लस माइनस के मान का इकाई से विचलन अधिक होगा। अंडर रूट और लॉग F अंडर रूट म्यू और लॉग F प्लस माइनस के बीच में ये के एग्जाम्पल हैं, जिसमें जिंक SO4 CaL2 NaCl का ये हमें ग्राफ प्राप्त होता है। विद्युत अपघट्य के लिए ये जो हमारे पास सरल रेखाएं हैं, इनका जो ढाल है Z प्लस Z माइनस के गुणनफल पर निर्भर करता है ग्राफ के द्वारा। और एक एक संयोजी विद्युत अपघट्य के लिए ढाल का मान 0.509, एक संयोजी, एक द्विसंयोजी तथा एक संयोजी के लिए 2 × 0.509 होंगे। अत्यधिक डाइल्यूट जैसे जैसे विलयन का तनुकरण होता है, म्यू का मान घटता है। डाइल्यूशन तो म्यू का मान भी घटता रहेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।